सऊदी अरब एक ऐसा देश जहां इस्लाम का जन्म हुआ, जहां इस्लाम के दो पवित्र स्थल मक्का और मदीना मौजूद है। दुनिया का सबसे बड़ा सतत रेत का रेगिस्तान जहां पर स्थित है, जिस देश में पूर्ण राजशाही का शासन है, जिसके पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल भंडार है और जहां रेगिस्तान का सोना कहलाने वाला खजूर भी पाया जाता है, वो देश सऊदी अरब है, जिसके बारे में ऐसा बहुत कुछ है जो आपको भी जरूर जानना चाहिए। इसलिए चलते हैं सऊदी अरब की यात्रा करने। सऊदी अरब, जिसका आधिकारिक नाम किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है, ये मध्य पूर्व के केंद्र में स्थित एक महत्वपूर्ण देश है। ये देश अरब प्रायद्वीप के अधिकांश हिस्से को कवर करता है, जो इसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाता है। लगभग 2.15 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ ये देश एशिया का 5वां सबसे बड़ा और मध्य पूर्व का सबसे बड़ा देश है। ये एक रेगिस्तानी राष्ट्र है जिसके स्थलीय पड़ोसी देशों में इराक, जॉर्डन, कुवैत, ओमान, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और यमन शामिल है। ये पश्चिम में अकाबा की खाड़ी और लाल सागर से और पूर्व में फारस की खाड़ी से घिरा हुआ है और इन सभी तटरेखाओं की कुल लंबाई लगभग 2640 किलोमीटर है, जो इसे समुद्री व्यापार, सुरक्षा और कूटनीति के मामले में एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करती है। समुद्री सीमाओं की अगर हम बात करें तो सऊदी अरब लाल सागर में मिस्र, सूडान और इरिट्रिया के साथ और फारस की खाड़ी में ईरान, बहरीन, कतर और कुवैत के साथ अपनी समुद्री सीमाएं साझा करता है। इनमें से बहरीन एक पूरी तरह से द्वीपीय देश है जो किंग फहद कॉजवे नामक पुल के जरिए सऊदी अरब से जुड़ा हुआ है। इस देश की राजधानी रियाद है, जो इसका सबसे बड़ा शहर भी है। सऊदी अरब की जनसंख्या लगभग 34.57 मिलियन है और रियाद, जेद्दा, मक्का और मदीना इसके सबसे घनी आबादी वाले शहर हैं। सऊदी अरब एक इस्लामी धर्म तंत्र है जहाँ की आधिकारिक भाषा अरबी है। यहाँ सुन्नी इस्लाम को राज्य धर्म का दर्जा प्राप्त है। सऊदी नागरिकों में लगभग 85 से 90% सुन्नी मुस्लिम है, जबकि 10 से 12% शिया मुस्लिम है। सऊदी अरब का समय भारत के समय से 2 घंटे 30 मिनट पीछे है और इस देश की करेंसी सऊदी रियाल है। एक सऊदी रियाल की कीमत वर्तमान में लगभग 23.36 भारतीय रुपए के बराबर है। सऊदी अरब की लिटरेसी रेट लगभग 97.6% है और इस देश के हेल्थ केयर सिस्टम को डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव्स के जरिए और बेहतर बनाया जा रहा है। सऊदी अरब का समाज बहुत ही पारंपरिक, रूढ़िवादी और गहराई से इस्लामी मूल्यों से प्रभावित है। यहाँ परिवार, बड़ों के प्रति सम्मान और मेहमान नवाजी को सामाजिक जीवन में विशेष महत्व दिया जाता है। ये समाज अपने पुराने रीति रिवाजों, तौर तरीकों और धार्मिक परंपराओं को बहुत ही आदर के साथ निभाता है और उनमें ज्यादा बदलाव पसंद नहीं करता। सऊदी समाज मुख्य रूप से इस्लामी मूल्यों और शरिया कानून पर आधारित है, जो इस्लाम के पवित्र ग्रंथ कुरान और पैगंबर हजरत मोहम्मद की शिक्षाओं से प्रेरित है। इस देश में खेल पारंपरिक और आधुनिक गतिविधियों का एक मिश्रण है। फुटबॉल यानी सॉकर यहाँ का सबसे लोकप्रिय खेल है और सऊदी नेशनल टीम ने कई बार इसमें एशियाई कप भी जीता है। इसके अलावा फॉल्कनरी या बाजबाजी और ऊंट दौड़ ऐसे पारंपरिक खेल भी स्थानीय लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है और सऊदी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। बाजबाजी यहाँ की एक पुरानी और सम्मानित परंपरा है, जिसमें शक्तिशाली शिकारी पक्षी बाज अपनी फुर्ती और शिकार कौशल का प्रदर्शन करते हैं और ऊंट दौड़ में ऊंटों को एक निश्चित दूरी तक सबसे तेज दौड़ना होता है। ये दौड़ अरब प्रायद्वीप की बेदुइन परंपराओं को दर्शाती है, जहां ऊंटों ने यात्रा, व्यापार और जीवन यापन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्रिकेट और बास्केटबॉल जैसे खेलों की लोकप्रियता भी यहाँ पर काफी ज्यादा है। इतना ही नहीं, ये देश अब ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में भी भारी निवेश कर रहा है ताकि गेमिंग और ई स्पोर्ट्स का एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनाया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने वाले इस देश का इतिहास कैसा था और कैसे इसने वर्तमान सऊदी अरब देश का रूप लिया, ये जानने के लिए इस देश के इतिहास को समझते हैं और उससे भी पहले जानते हैं कि कैसे इस देश को अपना ये नाम मिला। तो सऊदी अरब को ये नाम सऊद परिवार से मिला है, जो इस देश पर शासन करने वाला शाही वंश है। सऊद नाम अरबी शब्द सअद से आया है, जिसका अर्थ खुशी, सौभाग्य या समृद्धि होता है। ये नाम इस वंश के लिए शुभता और सकारात्मकता का प्रतीक है। इसमें अरब शब्द इस क्षेत्र की जातीय, भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को दर्शाता है, यानी ये नाम शाही वंश और अरब विरासत का सम्मिलन है, जो इस देश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जड़ों को उजागर करता है। वैसे सऊदी अरब का इतिहास हजारों साल पुराना है। ये एक ऐसी धरती है जिसने प्राचीन सभ्यताओं के उदय से लेकर के इस्लाम के जन्म और फिर एक मजबूत आधुनिक राष्ट्र के निर्माण तक का सफर तय किया है। बहुत पहले इस भूमि पर दुमत अल जंदल जैसे क्षेत्रों में अल मगर जैसी संस्कृतियां फली फूली, जिन्होंने संभवतः दुनिया में सबसे पहले खेती और पशुपालन की शुरुआत की। लगभग 7वीं सदी ईसा पूर्व में लिहियान जैसे शक्तिशाली प्राचीन राज्य यहाँ पर उभरे, जो इस क्षेत्र की प्रारंभिक संगठित बस्तियों के गवाह थे। 7वीं सदी ईस्वी में इस भूमि पर एक ऐतिहासिक घटना घटी। मक्का में इस्लाम का जन्म हुआ, जब पैगंबर मोहम्मद को ईश्वरीय संदेश प्राप्त हुए। पैगंबर मोहम्मद ने एकेश्वरवाद का प्रचार किया
जो वहाँ के बहुदेववादी और प्रभावशाली व्यापारिक वर्ग के हितों के विपरीत था। इस विरोध की वजह से 622 ईस्वी में उन्हें मक्का से मदीना जाना पड़ा। ये घटना हिजरा कहलाई और इसी से इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत हुई। मदीना जल्द ही इस्लाम के प्रचार और राजनीतिक संगठन का केंद्र बन गया, जिसने इस नए धर्म के विस्तार की नींव रखी। इस्लाम के शुरुआती विस्तार के बाद इस्लामिक खिलाफत और बाद में ओटोमन साम्राज्य ने अरब प्रायद्वीप के तटीय क्षेत्रों पर शासन किया, जबकि भीतरी इलाके स्थानीय कबीलों के अधीन स्वतंत्र रहे। आधुनिक सऊदी अरब की नींव 18वीं सदी में रखी गई। 1727 में मोहम्मद बिन सऊद और धार्मिक नेता मोहम्मद इब्न अब्द अल वहाब ने मिलकर के नज्द क्षेत्र में पहला सऊदी राज्य स्थापित किया। हालांकि बाद में इसे मिस्र की सेना ने नष्ट कर दिया। 1824 में दूसरा सऊदी राज्य बना, लेकिन 1891 में इसे अल रशीद शासकों से हार का सामना करना पड़ा। फिर आया 20वीं सदी का निर्णायक मोड़। 1902 में अब्दुल अजीज इब्न सऊद ने रियाद पर फिर से कब्जा किया, सत्ता की पुनः शुरुआत की और अपनी सैन्य और कूटनीतिक कुशलता से धीरे धीरे पूरे क्षेत्र को एकजुट किया और आखिरकार 1932 में उन्होंने किंगडम ऑफ सऊदी अरब की स्थापना की, जिसके बाद से अल सऊद वंश ही इस देश का शासक रहा है। उसके बाद सऊदी अरब की किस्मत ने 1938 में एक बहुत बड़ा मोड़ लिया, जब तेल की खोज ने देश की आर्थिक तस्वीर ही बदल डाली। दहरान में खोजा गया पहला तेल कुआं इस देश को दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक और निर्यातक देशों में से एक बनाने की शुरुआत थी। तेल से मिली जबरदस्त आमदनी ने देश को तेजी से आधुनिकीकरण की ओर अग्रसर किया। 2015 में राजा सलमान की सत्ता में आने के बाद उन्होंने अपने दूरदर्शी बेटे मोहम्मद बिन सलमान को क्राउन प्रिंस नियुक्त किया। प्रिंस मोहम्मद ने देश को 21वीं सदी के लिए तैयार करने के उद्देश्य से महत्वाकांक्षी विजन 2030 योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत कई बड़े आर्थिक और सामाजिक सुधार लागू किए गए। इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य देश की तेल पर निर्भरता को कम करना और तकनीक, लॉजिस्टिक्स, पर्यटन और मनोरंजन जैसे नए गैर तेल क्षेत्रों को विकसित करना है। इन सभी प्रयासों से ये देश अब वैश्विक मंच पर अपनी एक नई और आधुनिक पहचान बना रहा है, जो इसकी समृद्ध विरासत और उज्जवल भविष्य का संगम है। और सऊदी अरब का हर प्रतीक इस देश के इतिहास, धर्म और मूल्यों की कहानी कहता है। इस देश का झंडा हरे रंग का है, जो इस्लाम का प्रतीक है। इस पर सफेद रंग में शहादा लिखा हुआ है, जो इस्लामी आस्था की घोषणा है। ये थुलुत लिपि में लिखा गया है और झंडे को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसे दोनों तरफ से दाएं से बाएं सही ढंग से पढ़ा जा सके। शहादा के नीचे एक सफेद तलवार भी है, जो इस्लामी आस्था की शक्ति और न्याय का प्रतीक है। वहीं सऊदी अरब के राष्ट्रीय प्रतीक यानी कोट ऑफ आर्म्स में एक खजूर के पेड़ के नीचे 2 आर पार की हुई तलवारें दिखाई गई हैं। ये तलवारें न्याय और आस्था में निहित शक्ति का प्रतीक है, जबकि खजूर का पेड़ जीवन, शक्ति और विकास को दर्शाता है। ये प्रतीक राष्ट्र की मजबूती, सुरक्षा और विकास को दर्शाते हैं। इतिहास और राष्ट्रीय प्रतीकों के बाद अब बारी आती है इस देश के भूगोल को जानने की। तो सऊदी अरब भौगोलिक रूप से 5 अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ है, जो है हिजाज, नज्द, पूर्वी अरब, उत्तरी अरब और महान रेगिस्तान। इनमें से हिजाज पश्चिमी क्षेत्र है, जो कि लाल सागर से सटा हुआ है। यहाँ तिहा महा नाम का एक तटीय मैदान है, जिसके बाद हिजाज पर्वत आते हैं, जो कि तट के समानांतर चलते हैं। दक्षिण में ये पहाड़ और ऊंचे होते जाते हैं। कुछ चोटियां तो 3000 मीटर के करीब भी पहुंचती है और पहाड़ों के पूर्व में बड़े लावा के मैदान भी हैं। इसी क्षेत्र में इस्लाम के 2 सबसे पवित्र शहर मक्का और मदीना स्थित हैं, जो कि इसे धार्मिक और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण बनाते हैं। वहीं नज्द इस देश के मध्य भाग में फैला एक विशाल पठारी क्षेत्र है। ऐतिहासिक रूप से यहाँ खाना बदोश कबीले रहते थे। ये पूरब में जबल तुवैक तक फैला हुआ है, जो कि घुमावदार पहाड़ी श्रृंखला है। नज्द को पूर्वी अरब से अद दहना नामक रेगिस्तान की एक पतली पट्टी अलग करती है। पूर्वी अरब क्षेत्र फारस की खाड़ी की ओर पूर्व में ढलान वाला है, जहाँ पर समतल निचले इलाके, बजरी और रेत पाई जाती है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण पहचान अल एहसा नखलिस्तान है, जो देश का सबसे उपजाऊ और सबसे बड़ा नखलिस्तान है। नखलिस्तान या ओएसिस का मतलब होता है रेगिस्तान में वो उपजाऊ जगह जहाँ पानी का स्रोत होता है और पेड़ पौधे होते हैं। इस क्षेत्र का लगभग 2/3 हिस्सा रेगिस्तान है और यहीं पर दुनिया का सबसे बड़ा तटवर्ती तेल क्षेत्र घवार और सबसे बड़ा अपतटीय तेल क्षेत्र सफानिया भी है, जो कि इसे आर्थिक रूप से बेहद खास बनाते हैं। और बात करें उत्तरी अरब क्षेत्र की, तो ये अन नफूद रेगिस्तान के उत्तर में स्थित है और भौगोलिक रूप से सीरियाई रेगिस्तान का हिस्सा माना जाता है। ये कई सूखी नदी घाटियों वाला एक ऊंचा पठार है। वादी अस-सिरहान यहाँ की एक खास भौगोलिक विशेषता है, जो आसपास के पठार से 300 मीटर नीचे एक बड़ा बेसिन है। और महान रेगिस्तान में सऊदी अरब के कई बड़े रेगिस्तानी क्षेत्र शामिल हैं, जैसे अन नफूद, अद दहना और रूब अल खाली। इनमें से अन नफूद नज्द के उत्तर में है और अपनी ईंट जैसे लाल रेत और अर्धचंद्राकार टीलों के लिए प्रसिद्ध है। तो अद दहना लाल रेत के टीलों की संकरी पट्टी है, जो सैकड़ों मील तक चलती है और नज्द को पूर्वी अरब से अलग करती है।
और रूब अल खाली या एम्प्टी क्वार्टर नज्द के दक्षिण में स्थित है और दुनिया का सबसे बड़ा सतत रेत का रेगिस्तान है। वैसे यहाँ पर ये समझ लेना बेहतर होगा कि पृथ्वी का सबसे बड़ा रेगिस्तान अंटार्कटिक है, जो कि एक ध्रुवीय रेगिस्तान कहलाता है, और सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। वहीं रूब अल खाली दुनिया का सबसे बड़ा सतत रेत का रेगिस्तान है, यानी एक ऐसा रेगिस्तान जहाँ पर बिना किसी रुकावट के रेत का एक विशाल और लगातार फैलाव है। ये सऊदी अरब के कुल क्षेत्रफल का 1/4 से ज्यादा है। इसमें विशाल रेत के टीले, रेत की चादरें और नमक के मैदान भी शामिल है। ये इलाका इतना गर्म, सूखा और रेतीला है कि यहाँ ना तो लोग बसते हैं और ना ही खेती हो सकती है, इसलिए इसे एम्प्टी क्वार्टर यानी खाली इलाका कहा जाता है। तो अब आगे इन 5 क्षेत्रों के बाद अगर सऊदी अरब के सबसे ऊंचे और निचले बिंदु के बारे में हम बात करें तो इस देश का सबसे निचला बिंदु फारस की खाड़ी और लाल सागर है, क्योंकि ये दोनों समुद्र तल पर है। और सऊदी अरब का सबसे ऊंचा बिंदु पारंपरिक रूप से जबल सौदा को माना जाता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 3015 मीटर है। हालांकि सर्वेक्षणों में जबल फरवा को इससे भी अधिक ऊंचा पाया गया है, जिसकी ऊंचाई लगभग 3133 मीटर मानी जाती है। ये दोनों ही असीर क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जबल फरवा क्षेत्र न केवल ऊंचाई की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये सऊदी अरब के उन गिने चुने इलाकों में भी आता है जहां पर अपेक्षाकृत ठंडी जलवायु और अधिक वर्षा होती है। यहाँ की जलवायु, हरियाली और पारंपरिक पर्वतीय जीवन शैली देश के बाकी हिस्सों से काफी अलग है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इस देश की जलवायु आमतौर पर रेगिस्तानी है, जहाँ तेज गर्मी और कम बारिश होती है। इस गर्म रेतीले देश की जैव विविधता को अगर हम देखें तो यहाँ पर कई तरह के इकोसिस्टम मौजूद हैं, जैसे विशाल रेगिस्तान, तटीय क्षेत्र और पहाड़। यहाँ पर बहुत तरह के पौधे और जानवर पाए जाते हैं, जिनमें अरबियन ओरिक्स और सैंड कैट से लेकर के लाल सागर में रहने वाले समुद्री जीवों तक सब कुछ मौजूद है। यहाँ की वनस्पति अफ्रीका और यूरेशिया के बीच देश की भौगोलिक स्थिति को दर्शाती है, जिस पर यमन और ओमान जैसे पड़ोसी देशों का भी प्रभाव है। सऊदी अरब का राष्ट्रीय वृक्ष खजूर का पेड़ है, जो यहाँ की संस्कृति और जीवन का अभिन्न अंग है। ये न केवल मीठे फल देता है, बल्कि सदियों से रेगिस्तानी जीवन में भोजन, आश्रय और लकड़ी का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी रहा है। इसके अलावा यहाँ पर बबूल, कैक्टस, गाड़ा और सिद्र जैसे पेड़ भी पाए जाते हैं, जो रेगिस्तानी माहौल के अनुकूल होते हैं। रॉयल जैस्मीन को यहाँ का राष्ट्रीय फूल माना जाता है। इसके अलावा यहाँ अरफेज, डिजिटलिस, डेजर्ट लिली, आइरिस और डेजर्ट रोज जैसे फूल भी देखे जा सकते हैं। खासकर बारिश के मौसम में या कुछ खास पहाड़ी इलाकों में। वाइल्ड एनिमल्स की अगर हम बात करें तो सऊदी अरब का राष्ट्रीय पशु अरबियन ऊंट है, जो कि इस देश की रेगिस्तानी जीवन शैली का प्रतीक है। ये सदियों से यहाँ के लोगों के लिए परिवहन, भोजन और आश्रय का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वहीं बाज यानी फॉल्कन, विशेष रूप से सैकर फॉल्कन यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। इनके अलावा सऊदी अरब में और भी कई जानवर और पक्षी पाए जाते हैं, जैसे अर्बियन ओरिक्स, अर्बियन लेपर्ड, अर्बियन वुल्फ, सैंड कैट, अर्बियन बैबलर, हाइपोकोलियस, हैमरकोप और क्रैप प्लोवर। तटीय क्षेत्रों में पेलिकन, गल, फ्लेमिंगो, स्टॉक और स्वेलोस जैसे प्रवासी पक्षी बसंत और पतझड़ के मौसम में बड़ी संख्या में दिखाई देते हैं, जो कि इस क्षेत्र की पक्षी विविधता को और भी समृद्ध बनाते हैं। इसके साथ ही सऊदी अरब के लाल सागर तट, मैंकुरल रीफ, समुद्री कछुए और डुगोंग भी पाए जाते हैं। इस तरह सऊदी अरब की बायोडाइवर्सिटी इसके विशाल रेगिस्तानी इलाकों से लेकर के लाल सागर के तटीय जल तक फैली हुई है। सऊदी अरब इन सीटू या ऑन साइट कंजर्वेशन पर जोर देता है। इसका मतलब है कि ये देश अपनी वाइल्ड स्पीशीज को बचाने के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक घरों यानी कि जंगलों, रेगिस्तानों और पहाड़ों में ही सुरक्षित रखने पर ध्यान देता है, जिसके लिए यहाँ पर कई नेशनल पार्क्स हैं, जिनमें सऊदी अरब का पहला नेशनल पार्क असीर नेशनल पार्क, महाजद अस सैद प्रोटेक्टेड एरिया, किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज रॉयल नेचुरल रिजर्व और जुबैल मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रमुख है। ये संरक्षण क्षेत्र इस देश की जैव विविधता की रक्षा के साथ साथ पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखने में भी काफी बड़ा रोल निभाते हैं। समृद्ध जैव विविधता वाला ये देश पानी के स्रोतों यानी कि पानी के सोर्सेज में इतना संपन्न नजर नहीं आता, क्योंकि सऊदी अरब एक शुष्क रेगिस्तानी देश है जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है। हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर कोई भी स्थायी नदी या प्राकृतिक मीठे पानी की झीलें नहीं है। तो ऐसे में इस देश की पानी की जरूरतें कैसी पूरी होती होंगी, आइए पता करते हैं। तो इस रेगिस्तानी देश में कई मौसमी जलधाराएं पाई जाती हैं, जिन्हें वादियां या वाडिस कहते हैं। ये सूखी नदी के रास्ते होते हैं जो केवल तेज बारिश के दौरान ही पानी से भरते हैं। बारिश के बाद इन वादियों में छोटे छोटे तालाब या पानी की धाराएं बन सकती है, पर तेज बारिश के दौरान अचानक बाढ़ का खतरा भी रहता है। वादी अल रुम्हा सऊदी अरब की सबसे लंबी वादी है, जो लगभग 600 किलोमीटर तक फैली हुई है और देश की सबसे पुरानी घाटी भी मानी जाती है। ये मदीना के पास पश्चिमी हिस्से से शुरू होकर पूरब की ओर जाती है। इसके अलावा रियाद के पास स्थित वादी हनीफा एक और प्रमुख वादी है, जिसे पर्यटन और प्राकृतिक स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस देश में स्थायी पानी वाली प्राकृतिक झीलें न होने के बावजूद ऐसी कई झीलें हैं जो मौसमी या मानव निर्मित है, जैसे कि खरारा झील, जो लाल रेत के टीलों से घिरी है और अपने सुंदर नज़ारों के लिए जानी जाती है। हालांकि ये कभी कभी सूख भी जाती है,
इसी तरह अल हसा के पास अस्फर झील भी काफी विशेष है, जो कि एक खास प्राकृतिक आर्द्र भूमि है। ये झीलें और वादियां सऊदी अरब की पानी की जरूरतों को पूरा कर सके, इसके लिए ये देश मुख्य रूप से वैकल्पिक स्रोतों पर निर्भर करता है, जिनमें अलवीकरण संयंत्र यानी डिसैलिनेशन प्लांट सबसे आगे है, जो समुद्र के खारे पानी को पीने लायक ताजे पानी में बदलते हैं। वैसे ग्राउंड वाटर भी मीठे पानी का एक मुख्य प्राकृतिक स्रोत है, हालांकि बहुत ज्यादा इस्तेमाल की वजह से इसका स्तर घट रहा है। इसके अलावा पूरे देश में लगभग 500 बांध बनाए गए हैं, जो कि पानी को जमा करने, बारिश के पानी को इकट्ठा करने और जमीन के नीचे के पानी को फिर से भरने में मदद करते हैं। वाटर रिसाइकलिंग भी काफी जरूरी है ताकि ताजे पानी पर निर्भरता कम हो। और सऊदी अरब ने बादलों में बीज बोने यानी क्लाउड सीडिंग जैसी तकनीकें भी इस्तेमाल की हैं, ताकि बारिश को बढ़ाया जा सके। तो इतनी सारी प्रभावी तकनीकें अपना करके पानी की जरूरतें पूरी करना, ये दिखाता है कि कैसे ये देश पानी की कमी को दूर करने की पूरी कोशिश कर रहा है, जो वाकई में सराहनीय है। और इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में तेल की भूमिका भी वाकई में बहुत प्रभावी है और सराहनीय है, क्योंकि सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से तेल पर निर्भर है। यूएसए के बाद ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक और सबसे बड़ा निर्यातक देश है। तेल भंडार के मामले में ये देश वेनेजुएला के बाद दूसरे नंबर पर आता है। तेल और गैस न केवल जीडीपी का लगभग 40% हिस्सा बनाते हैं, बल्कि देश की आमदनी में 60 से 75% तक योगदान भी करते हैं। इसी तरह खजूर उत्पादन में सऊदी अरब दुनिया के अग्रणी देशों में से एक है। साथ ही पेट्रोकेमिकल्स, फॉस्फेट, सोना और तांबे जैसे खनिजों के उत्खनन में भी ये देश तेजी से उभर रहा है। सोने के भंडार के मामले में तो सऊदी अरब मध्य पूर्व के देशों में तुर्की के बाद दूसरे स्थान पर है। इनके अलावा धार्मिक पर्यटन से होने वाली आय, व्यवसाय और सेवाएं इस देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और विजन 2030 योजना के तहत कई क्षेत्रों में जो निवेश बढ़ाया गया है, उसी का रिजल्ट है कि अब नॉन ऑयल जीडीपी का हिस्सा लगभग 50 से 64% तक पहुंच चुका है, जो विजन 2030 के लक्ष्यों की दिशा में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इन सभी पहलों के जरिए सऊदी अरब तेल पर निर्भरता कम करके विभिन्न क्षेत्रों वाली एक समृद्ध और टिकाऊ आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और अब अगर हम आगे बढ़कर इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, तो ये विजन 2030 से पहले और बाद में बहुत अलग रहा है। पहले इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादातर तेल उद्योग और धार्मिक पर्यटन पर केंद्रित था। शहरों का विकास भी पारंपरिक था, जहां पर आधुनिकता तो थी, पर भविष्य की बड़ी जरूरतों के हिसाब से बड़े बदलाव नहीं थे। फिर विजन 2030 आने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बड़ा चेंज आया। अब नियोम, रेड सी प्रोजेक्ट और कीदिया जैसे बड़े प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, जो सिर्फ इमारतें या शहर नहीं, बल्कि सऊदी अरब के भविष्य को नया रूप देंगे। इन प्रोजेक्ट्स में पर्यावरण, तकनीक और पर्यटन पर खास ध्यान दिया गया है। इनके अलावा रियाद मेट्रो जैसी योजनाओं से शहरों में यात्रा आसान बन रही है और जेद्दा टावर जैसी गगनचुंबी इमारतें भी बन रही हैं, जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में से एक होगी। इसमें किंग सलमान पार्क जैसे बड़े शहरी पार्क और रोशन जैसी आधुनिक आवासीय परियोजनाएं भी शामिल है, जो लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। आज सऊदी अरब डिजिटल सेवाओं, ई गवर्नेंस और स्मार्ट टेक्नोलॉजी में भी अग्रणी बनता जा रहा है, जिससे उसकी ग्लोबल डिजिटल रैंकिंग में सुधार हुआ है। इस तरह ये देश तकनीक, निवेश और रोजगार के नए अवसरों वाले भविष्य की तैयारी में जुटा है और इसका आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें अहम भूमिका निभा रहा है। और जब हम इस देश के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो पता चलता है कि सऊदी अरब एक पूर्ण राजशाही है, जिसका मतलब है कि पूरा देश एक ही व्यक्ति यानी राजा के अधीन रहता है। राजा के पास सारी सत्ता होती है और वही देश का मुखिया, सरकार का प्रमुख और सेना का कमांडर भी होता है। राजशाही की सत्ता मुख्य रूप से अल सऊद शाही परिवार के हाथों में है, जो सरकार, प्रशासन, रक्षा और न्यायपालिका में ऊंचे पदों पर नियुक्तियां करता है। मंत्री परिषद जो राजा द्वारा नियुक्त की जाती है, वो नीतियों का निर्धारण और प्रशासनिक काम करती है, लेकिन इसकी शक्ति राजा के अधीन रहती है। इस देश का कोई लिखित संविधान नहीं है, बल्कि शरीयत को ही देश का बुनियादी कानून माना जाता है। सऊदी अरब का प्रशासनिक ढांचा कई स्तरों में बटा हुआ है, जिनमें से सबसे बड़ा प्रशासनिक हिस्सा प्रांत या प्रोविंस कहलाता है। और इस देश में कुल 13 प्रांत हैं, जो भारत के राज्यों की तरह होते हैं। हर प्रांत को फिर छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है, जिन्हें गवर्नेट कहते हैं, जो भारत के जिलों जैसे होते हैं। सऊदी अरब में लगभग 118 गवर्नेट्स हैं। गवर्नेट के अंदर और भी छोटे हिस्से होते हैं, जैसे नगर पालिकाएं और गांव। अगर सबसे बड़े प्रांत की हम बात करें, तो पूर्वी प्रांत, जिसे अश-शर्किया भी कहते हैं, वो सऊदी अरब का सबसे बड़ा प्रांत है। ये फारस की खाड़ी और विशाल एम्प्टी क्वार्टर रेगिस्तान का एक बड़ा हिस्सा घेरता है और तेल उत्पादन का भी मुख्य केंद्र है। वहीं अल बाहा प्रांत, जो हिजाज क्षेत्र में है, सऊदी अरब का सबसे छोटा प्रांत माना जाता है। इसी तरह सऊदी अरब के 13 प्रांतों में से कुछ सबसे प्रमुख प्रांतों के बारे में अगर हम जाने, तो पूर्वी प्रांत के अलावा इनमें शामिल हैं रियाद, मक्का, मदीना और असीर प्रांत। रियाद प्रांत इस देश के मध्य भाग में स्थित है। इसकी राजधानी रियाद शहर है और ये प्रांत देश के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में बहुत अहम भूमिका निभाता है। मक्का प्रांत सऊदी अरब के पश्चिमी हिस्से में स्थित है और इस्लाम धर्म के लिए सबसे पवित्र स्थान है। जेद्दा, जो देश का सबसे बड़ा बंदरगाह और आर्थिक केंद्र है,
वो भी इसी प्रांत में है। इस प्रांत का एक बड़ा हिस्सा लाल सागर के किनारे पर है, जिससे इसका रणनीतिक और धार्मिक महत्व बढ़ जाता है। मक्का प्रांत के उत्तर में स्थित मदीना प्रांत इस्लाम का दूसरा सबसे पवित्र स्थान है। ये प्रांत ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ भी बड़ी संख्या में हज और उम्रा करने वाले श्रद्धालु आते हैं। और सऊदी अरब के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में स्थित असीर प्रांत अपनी प्राकृतिक सुंदरता और वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर कुछ सबसे ऊंची चोटियां भी पाई जाती हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं प्रांतों से होते हुए इस देश के पर्यटन स्थलों तक पहुँचने की, जिसकी शुरुआत सऊदी अरब की राजधानी रियाद से की जा सकती है, जो कि अपनी मॉडर्न स्काईलाइन के लिए जाना जाता है। यहाँ पर किंगडम सेंटर टावर है, जिसकी स्काई ब्रिज से पूरे शहर का शानदार नजारा दिखाई देता है। रियाद में आपको मसमक किला मिलेगा, जो सऊदी अरब के एकीकरण का प्रतीक है और देश के इतिहास को करीब से जानने का मौका देता है। मुरब्बा हिस्टोरिकल पैलेस किंग अब्दुल अजीज के जीवन और राज्य के आधुनिकीकरण की झलक आपको दिखाता है। यहीं पर किंग अब्दुल अजीज सेंटर फॉर वर्ल्ड कल्चर भी है, जहां कला प्रदर्शनियां और कॉन्फ्रेंस होती हैं। और अगर आप शहर से थोड़ा हट करके कुछ अनोखा देखना चाहते हैं तो रियाद के पास एज ऑफ द वर्ल्ड जा सकते हैं। ये एक प्राकृतिक अजूबा है, जहां से खुली घाटी के शानदार नज़ारे दिखाई देते हैं। तो अब अगर हम पश्चिमी तट की ओर बढ़ें तो जेद्दा का तटीय शहर पारंपरिक और आधुनिक वास्तुकला का मिश्रण है। यहाँ जेद्दा कॉर्निश, किंग फहद फाउंटेन और अल तैबात सिटी म्यूजियम जैसे आकर्षण है। जेद्दा से लगा लाल सागर तट, खूबसूरत बीच, क्रिस्टल क्लियर पानी, बेहतरीन स्नॉर्कलिंग और डाइविंग एक्सपीरियंसेस के लिए मशहूर है। थोड़ा और दक्षिण पश्चिम में असीर क्षेत्र आपको ठंडे मौसम, हरे भरे पहाड़ों और अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता को देखने का मौका देगा। इस प्रांत की राजधानी आभा में आप न केवल केबल कारों का आनंद ले सकते हैं, बल्कि यहाँ की ऐतिहासिक इमारतें भी देख सकते हैं। यहीं पर आपको सऊदी अरब की सबसे ऊंची चोटियां सऊदा पर्वत और जबल फरवा भी मिलेंगी। इसके अलावा इस क्षेत्र का रिजाल अलमा गांव भी काफी प्रसिद्ध है, जो विशिष्ट पत्थर की इमारतों और किलों के लिए प्रसिद्ध है। वहीं पूर्वी सऊदी अरब में दुनिया का सबसे बड़ा नखलिस्तान अल अहसा है, जो 2.5 मिलियन से ज्यादा खजूर के पेड़ों का घर है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। इसमें कई प्राकृतिक झरने, नहरें और पुरातात्विक स्थल मौजूद हैं, जो कि इसे एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बनाते हैं। यहाँ का अल कारहा पर्वत अपनी गुफाओं के लिए फेमस है और सूक अल कैसरिया नामक एक प्राचीन बाजार आज भी व्यापारियों का केंद्र बना हुआ है। इसके अलावा अल वाबा क्रेटर एक शानदार प्राकृतिक क्रेटर है, जिसके बारे में माना जाता है कि ये ज्वालामुखी विस्फोट से बना है। और लाल सागर में स्थित फरासन द्वीप संरक्षित क्षेत्र में समृद्ध जैव विविधता पाई जाती है, जिसमें प्रवाल भित्तियां और मैंग्रोव शामिल है, जो समुद्री जीवन के शौकीनों के लिए बेहतरीन जगह है। वहीं धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से सऊदी अरब के शहर मक्का और मदीना बेहद महत्वपूर्ण है। मक्का इस्लाम का सबसे पवित्र शहर है और इस्लामी आस्था का केंद्र बिंदु है। यहाँ काबा स्थित है, जो एक घनाकार इमारत है जिसे अल्लाह का घर माना जाता है। काबा की दिशा में मुंह करके ही दुनिया भर के मुसलमान नमाज करते हैं। इस शहर का आध्यात्मिक महत्व इतना गहरा है कि हर साल लाखों मुसलमान यहाँ हज और उम्रा जैसी धार्मिक यात्राओं के लिए आते हैं। हज इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है, जबकि उम्रा एक छोटी तीर्थ यात्रा है जिसे साल में किसी भी समय किया जा सकता है। वहीं मदीना इस्लाम का दूसरा सबसे पवित्र शहर है। ये पैगंबर मोहम्मद के दफन का स्थान है और यहाँ उनकी मस्जिद अल मस्जिद अन नबवी स्थित है। ये मस्जिद अपनी भव्य वास्तुकला और गहरे आध्यात्मिक महत्व के लिए जानी जाती है। ये दोनों शहर दुनिया भर के मुसलमानों के लिए गहन आस्था और श्रद्धा के केंद्र है, इसलिए यहाँ की यात्रा उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक यात्राओं में से एक मानी जाती है। इनके अलावा सऊदी अरब में कई शानदार यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी हैं, जिनमें अल अहसा नखलिस्तान भी शामिल है। और ये सभी स्थान भी अल उला क्षेत्र में स्थित पुरातात्विक स्थल, जो आपको प्राचीन नबाती सभ्यता की कला और वास्तुकला दिखाएगा, जहाँ गुलाबी लाल बलुआ पत्थर की चट्टानों में 100 से भी ज्यादा स्मारकीय कब्रें खुदी हुई हैं। दिरी यहाँ का अत तुराफ इलाका, जो सऊदी अरब की स्थापना का जन्म स्थान माना जाता है, जहाँ पर आप पारंपरिक नजदी वास्तुकला और मिट्टी की ईंटों से बनी इमारतें देख सकते हैं। जेद्दा का ऐतिहासिक शहर, जो अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, इसमें कोरल स्टोन से बने भव्य घर और उन पर लकड़ी की जाली का बारीक काम इसकी पहचान है। ये स्थापत्य शैली जेद्दा के उस समृद्ध अतीत की कहानी कहती है, जब ये एक महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में जाना जाता था। और हाल क्षेत्र में मौजूद रॉक आर्ट और हीमा, जो कि एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धरोहर है। तो देखा आपने, सऊदी अरब में इतने सारे विश्व धरोहर स्थल और पर्यटन स्थल है कि ये देश एक पर्यटक के लिए बेहद खास बन जाता है। यकीनन आपके अंदर का टूरिस्ट इन सबको मिस नहीं करना चाहेगा। और इन टूरिस्ट स्पॉट्स की तरह इस देश में बहुत सारे त्योहार भी मनाए जाते हैं, जो इसकी गहरी संस्कृति, परंपराओं और आधुनिक मनोरंजन का एक खूबसूरत संगम दिखाते हैं। सऊदी अरब में 2 सबसे खास और बड़े इस्लामी त्योहार ईद अल फितर और ईद अल अधा है। ईद अल फितर, जिसे अक्सर मीठी ईद भी कहा जाता है, रमजान के पाक महीने के रोजे समाप्त होने पर मनाई जाती है।
दूसरी ओर ईद अल अधा, जिसे बकरीद या बकरा ईद भी कहा जाता है, हज यात्रा के समापन पर मनाया जाता है। इसे बलिदान का त्योहार कहा जाता है। इन दोनों ही त्योहारों पर परिवार और समुदाय के लोग एक साथ मिलकर के ईद की नमाज अदा करते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं और तोहफे देते हैं, साथ ही पारंपरिक व्यंजनों का आनंद लेते हैं। ये त्योहार सऊदी अरब के सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन का एक अहम हिस्सा है और ये सामाजिक एकता को भी बढ़ावा देते हैं। तो इन धार्मिक त्योहारों के अलावा सऊदी नेशनल डे भी एक बहुत बड़ा उत्सव है, जो हर साल 23 सितंबर को देश के एकीकरण की खुशी में मनाया जाता है। इस दिन पूरा देश हरे और सफेद रंगों से सजा होता है और लोग आतिशबाजी, परेड और ट्रेडिशनल फोक डांसेस के साथ जश्न मनाते हैं। साल 2019 से सऊदी अरब ने सीजन्स नाम से कई मौसमी उत्सव शुरू किए हैं, जो टूरिस्ट और लोकल्स दोनों के बीच खूब फेमस हुए हैं। इनमें रियाद सीजन सबसे बड़ा है, जो रियाद को एक विशाल मनोरंजन हब में बदल देता है। यहाँ इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स, एग्जीबिशन और वर्ल्ड क्लास शोज होते हैं। इसी तरह जेद्दा सीजन लाल सागर के किनारे वाले शहर जेद्दा के अनोखे चार्म को दिखाता है, जिसमें वाटर एक्टिविटीज, लाइव कॉन्सर्ट्स और ऐतिहासिक गलियों में नाटक होते हैं। वहीं अल उला सीजन, जिसे विंटर एट टंटोरा भी कहते हैं, प्राचीन शहर अल उला में हॉट एयर बलून की सवारी, स्टार गेजिंग, म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स और आर्ट की एक्सपीरियंसेस का एक अनूठा मिश्रण पेश करता है। ये सभी सीजन सऊदी की वाइब्रेंट कल्चर और उसके मॉडर्न होते चेहरे को देखने का शानदार मौका देते हैं। इन सीजन्स के अलावा यहाँ ताइफ रोज फेस्टिवल भी मनाया जाता है, जिसमें ताइफ शहर के मशहूर दमास्क गुलाबों का जश्न मनाया जाता है। इसी तरह सौक ओकास एक पुराना और खास कल्चरल फेस्टिवल है, जो कि एक इम्पोर्टेंट प्री इस्लामिक मार्केट प्लेस पर ऑर्गेनाइज होता है। वहीं बुरे दाह डेट फेस्टिवल एक फूड फेस्टिवल होता है, जो बुरे दाह रीजन के अलग अलग तरह की खजूरों और उनसे बने प्रोडक्ट्स को शोकेस करता है। आगे फिल्म लवर्स के लिए रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भी यहाँ पर एक बड़ा इवेंट है। ये सऊदी अरब की बढ़ती हुई फिल्म इंडस्ट्री को प्रमोट करता है और कल्चरल एक्सचेंज का भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। और किंग अब्दुल अजीज कैमल फेस्टिवल भी यहाँ काफी फेमस है, जो ऊंटों और उनकी रेसिंग पर फोकस करता है। और इस तरह ये सभी त्योहार सऊदी अरब की संस्कृति के अलग अलग पहलुओं को दिखाते हैं और वहाँ के लोगों के जीवन का एक अहम और खुशनुमा हिस्सा बनते हैं। बिल्कुल जैसे यहाँ के व्यंजन। सऊदी अरब का खाना अपने रिच फ्लेवर के लिए जाना जाता है और इस देश की कुछ बहुत पॉपुलर डिशेस में शामिल है कब्सा, जिसे आमतौर पर सऊदी अरब की नेशनल डिश माना जाता है। इसमें चावल को मीट के साथ पकाया जाता है और इलायची, केसर और दालचीनी जैसे खास मसालों का एक बढ़िया मिश्रण इसके स्वाद को बहुत ही शानदार बना देता है। मंडी यमन से इन्फ्लुएंस्ड एक डिश है। इसमें मटन या चिकन को तंदूर या जमीन के अंदर बने पिट में धीरे धीरे पकाया जाता है और चावल के साथ सर्व किया जाता है। सलीग एक क्रीमी चावल की डिश है। मुतबक एक तरह का क्रिस्पी नमकीन पैनकेक होता है। शवरमा पूरी दुनिया में फेमस है। इसमें मीट को धीमी आंच पर रोस्ट करके पीटा ब्रेड में अलग अलग टॉपिंग के साथ रोल करके सर्व किया जाता है और मामूल खजूर से भरी हुई कुकीज होती हैं। इनके अलावा सऊदी अरब की कई पॉपुलर ड्रिंक्स भी हैं, जिसमें अरेबिक कॉफी शामिल है, जो कि इस देश के कल्चर का अहम हिस्सा है। कॉफी के बाद चाय भी यहाँ पर बहुत पसंद की जाती है, खासकर ब्लैक टी। सोबी और कमर अल्दीन को ट्रेडिशनल तरीके से रमजान में पिया जाता है। इनके अलावा नॉन अल्कोहलिक सऊदी शैंपेन और डेट मिल्क शेक भी यहाँ की पसंदीदा ड्रिंक्स हैं। और अब खान पान के बाद अगर हम इस देश की ट्रेडिशनल ड्रेसेस की बात करें तो यहाँ पर पुरुषों का पारंपरिक पहनावा थौब है, जो कि लंबी ढीली टखनों तक की रोब होती है, जो अक्सर सफेद रंग की होती है। इसके साथ सिर पर हेड्रेस पहना जाता है और यहाँ पर खास मौकों पर थौब के ऊपर एक लंबी रोब बिस्ट भी पहनी जाती है। महिलाओं का पारंपरिक पहनावा अबाया है। ये एक लंबी ढीली और काली रोब होती है। इसके साथ आमतौर पर सिर पर हिजाब या शायला पहना जाता है। कुछ महिलाएं अपनी पसंद से निकाब भी पहनती है। इस पारंपरिक पहनावे को जानने के बाद अब कुछ ऐसी जरूरी बातें भी जान लेते हैं, जो कि एक पर्यटक के तौर पर इस देश को समझने में मददगार साबित हो सकती हैं। जैसे कि सऊदी अरब की संस्कृति का सम्मान करते हुए ढीले लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनना बेहतर रहता है। सऊदी अरब में दिन में 5 बार नमाज होती है और इस दौरान दुकानें व बिजनेस बंद हो जाते हैं, तो इन क्लोजर का ध्यान रखना और उनका सम्मान करना चाहिए। अगर आप रमजान के दौरान वहाँ हैं तो दिन के समय सार्वजनिक रूप से खाने पीने या स्मोकिंग करने से बचना चाहिए। स्थानीय रीति रिवाजों का सम्मान करना बहुत अहम है। किसी का अभिवादन करते समय या कोई भी चीज देते या लेते समय हमेशा अपने दाहिने हाथ का इस्तेमाल करना चाहिए। फोटो लेने से पहले हमेशा पूछना चाहिए और सरकारी इमारतों या सेंसिटिव लोकेशंस की तस्वीरें लेने से बचना चाहिए। सोशल मीडिया पर सोच समझकर पोस्ट करनी चाहिए। पब्लिक प्लेसेस पर गले मिलने और हाथ पकड़ने से बचना चाहिए। इस्लाम या सऊदी सरकार की आलोचना नहीं करनी चाहिए। सऊदी अरब में शराब और पोर्क पूरी तरह से प्रतिबंधित है, इसलिए इनका सेवन या इन्हें साथ ले जाना मना है। इसी तरह जादू टोना भी यहाँ सख्ती से प्रतिबंधित है, इसलिए ताबीज या ऐसी कोई भी चीज लाने से बचना चाहिए जिसे काला जादू समझा जाए। और बैठते समय दूसरों को अपने पैरों के तलवे दिखाना भी अवॉइड करना चाहिए। इन सभी बातों का ध्यान रखकर सऊदी अरब की यात्रा को आसानी से यादगार और सम्मानजनक अनुभव में बदला जा सकता है। सऊदी अरब की यात्रा के लिए पीक सीजन नवंबर से फरवरी तक होता है और सऊदी अरब जाने के लिए भारतीय नागरिक के पास पासपोर्ट और वीजा दोनों होने जरूरी है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे भारत के बड़े शहरों से सऊदी अरब के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स मिल जाती हैं।
जो कि इस यात्रा को और भी आसान बना सकती है। इसलिए इस देश की रोमांचक यात्रा का प्लान बनाइए और वहां से लौटते समय यादगार और उपहार के रूप में इनमें से कुछ ना कुछ आप जरूर साथ ला सकते हैं। अजवा, सुक्कारी और मैकजुल किस्म के खजूर, कैमल मिल्क प्रोडक्ट्स, ऊद परफ्यूम और इत्र, ट्रेडिशनल अरेबिक कॉफी पॉट, नाजदी वुडवर्क और गोल्ड ज्वेलरी। इसी के साथ सऊदी अरब देश पर बेस्ड ये डॉक्यूमेंट्री यहीं पर आकर पूरी हुई। आपको इस देश की यात्रा कैसी लगी और आप इसके बारे में कैसा अनुभव कर रहे हैं, हमें कमेंट सेक्शन में अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दीजिए। साथ ही कोई नई डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं उसका नाम लिख दीजिए। बाकी लाइक ऑलरेडी कर दिया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए।